टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। बीच में एक और टॉपिक है, कल पहले ये कर लेते हैं। टॉर्क ऑन टॉर्क समझ गए होंगे आप। तो टॉर्क का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करेंगे, और टॉर्क वो भी किस पर, एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप पर जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचाया गया है। एक फॉर्मूला आपको याद दिला दूं, Fm इक्वल टू Fm वेक्टर इक्वल टू I L क्रॉस B, I L क्रॉस B। तो क्या है फॉर्मूला? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर कहां पर हो, मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट हो, तो क्या एक्सपीरियंस करता है वो कंडक्टर? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आई करंट है, एल उसकी लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? करंट के अलोंग। बहुत काम आएगी ये। एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन में होती है। स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो एल वेक्टर की डायरेक्शन करंट के अलोंग होती है। तो एल वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल होगा कुछ थीटा, तो जब ओपन करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आता है? आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, ओके। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, लेफ्ट टू राइट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ओके। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर लूप अभी हम इस तरह से शो कर रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। करंट के आने जाने के लिए, इनलेट आउटलेट के लिए ये थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। पी क्यू आर एस, नेमिंग कर दी पी क्यू आर एस, है ना। आपके नोट्स में हो सकता है अल्फाबेट्स थोड़ा सा चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे है? ए बी सी, ठीक है। तो पी क्यू आर एस क्यों नहीं लिया? ए बी सी डी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एबीसीडी एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी विड्थ है बी, विड्थ है बी, और इसकी लेंथ होगी स्मॉल एल। ठीक है, लेंथ है स्मॉल एल। ये तो ऐसे ही है। तो रेक्टेंगुलर लूप है कुल मिलाकर। जैसे यहाँ तो मोबाइल तो यहाँ पर पहुंचा दिया, रजिस्टर दो एक्स्ट्रा है क्या कोई? या ऐसे कोई देखते हैं, सामने से तो रेक्टेंगल ही लगेगा, ये रहने दो, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। दिस इज अ रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं वो। ठीक है, ये जो लाइन होगी ये होगी इसकी एक्सिस। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, दिस इज अ रोटेशनल एक्सिस, बिल्कुल मिड से पास होने वाली एक्सिस रोटेशनल एक्सिस कहते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये कॉइल घूमने लग जाती है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर लूप है। ये ए पॉइंट, ये यहाँ से बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, ये तो आपको सरफेस दिख रहा था, एक्चुअल में ये क्या है? एक लूप है। वायर है कहाँ पर? बाउंड्री पर। तो मेटल का वायर है बाउंड्री पर, और कुछ भी नहीं। लूप ऐसा ही होता है। ठीक है, मेटल के वायर से बना हुआ है। ओके, तो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर ए बी में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ए बी में आपने जैसे करंट की डायरेक्शन पहले ली थी वैसे ही मैंने यहाँ दिखा दी। तो यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, this is the direction of electric current. How many conductors are there? 4 conductors are there. नेम आपको सामने दिख रहा है। ए बी एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और बी की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है। बताइए ए बी कंडक्टर में या ए बी कंडक्टर के लिए एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। और बी वेक्टर कहाँ है? लेफ्ट टू राइट। तो एंगल थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। किस कंडक्टर के लिए? ए बी कंडक्टर के लिए। ठीक है, व्हाट अबाउट सी डी कंडक्टर? सी डी ए बी के बिल्कुल सामने है। सी डी लेंथ एल है, सही बात है, लेंथ एल है।
डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर फॉर सी डी, डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर फॉर सी डी अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो राइट साइड में है, एंगल 90 डिग्री, ठीक है। व्हाट अबाउट बीसी कंडक्टर, बीसी कंडक्टर, अब मैं आपका रजिस्टर ले लेता हूँ, ये अच्छा कलर दिख रहा है ना, दिखने में अच्छा लगेगा ये। तो गाइस एक रेक्टेंगुलर लूप मिला है, बढ़िया रेक्टेंगुलर ही है, ये सामने से हो तो रेक्टेंगल दिखता है, थोड़ा सा इसको इंक्लाइन कर दे, कर दिया, तो ये बी पॉइंट है, पहले ये ऐसे था, अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो बीसी की डायरेक्शन क्या है, थोड़ा सा इनवर्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड नहीं, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, इनवर्ड है, तो बीसी का डायरेक्शन एबी के डायरेक्शन से लेट थीटा एंगल बना रहा है। तो देखिए डायरेक्शन यहां मैं दिखाता हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल बी वेक्टर। बात को समझें, एडी कितना है लेंथ में, स्मॉल बी, तो बीसी भी लेंथ में कितना होगा, स्मॉल बी, कसम मत खा लेना कि एल ही होता है, लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर बीसी कंडक्टर की लेंथ कितनी है, बी, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, कैपिटल बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल लेट थीटा है, समझ गए ना, 3D में है ये, इसलिए मैंने इस लूप को यूज लिया था, है ना, इस लूप को यूज लिया। सामने से देखे तो रेक्टेंगल दिखता है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है ये डायग्राम, 3D डायग्राम है, तो बी से सी की तरफ ये स्मॉल बी वेक्टर है, मार्कर के पॉइंटर की तरफ, और कैपिटल बी कहाँ है, लेफ्ट टू राइट, तो इनके बीच में यहाँ एंगल बनेगा थीटा, दिख गया, दिख गया। चलिए डी एडी बोले या डी ए कंडक्टर बोले, तो इसके लिए स्मॉल बी वेक्टर किधर होगा, ए टू डी होगा या डी टू ए होगा, तो क्या होगा, डी टू ए होगा, ठीक है। तो इस कंडक्टर के लिए, इस कंडक्टर के लिए, एडी कंडक्टर के लिए स्मॉल बी वेक्टर कैपिटल बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, कोई बताए, थीटा, नो, अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 माइनस थीटा, हाँ, तो वही बात, बीसी की डायरेक्शन तो पता है आपको, अब डी ए की बात करें तो डी ए की डायरेक्शन तो इधर होगी ना, मार्कर के पॉइंटर की तरफ, डी से ए की तरफ इधर, और कैपिटल बी कहाँ है, वो इधर है, तो राइट साइड में, तो समझ गए ना, अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 माइनस, तो बीसी के लिए थीटा है, बट डी ए के लिए क्या है, 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल बी वेक्टर फॉर डी ए, और कैपिटल बी किधर है, वो इधर है, इधर है ना, तो यहां से ये एंगल मेजर किया जाता है, ध्यान रखिएगा, सही बात है ना, एरो देख ले, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, उस दिन नहीं होगा डायग्राम। चलिए तो डायग्राम कंप्लीट है, नोट्स में आप देख लेना, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहाँ पर डीए के लिए। अब हमें करना क्या है, हमें 4 फॉर्मूलाज बनाने हैं, कितने, 4, इस फॉर्मूले को कितनी बार यूज लेना है, 4 टाइम, फॉर ए बी, फॉर बी सी, फॉर सी डी, फॉर डी ए, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, 4 फॉर्मूलाज बनाने हैं। शुरू करें प्रोग्राम, है ना, तो टॉपिक क्या है, हमें इस रेक्टेंगुलर लूप जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इस पर टॉर्क का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक को यूज लेकर आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। 2 बड़े टॉपिक आज कंप्लीट होंगे, एक तो ये सामने जो स्टार्ट कर दिया, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल इससे अटैच्ड टॉपिक होगा, ओके। तो इस फॉर्मूले को यूज लेकर हम ए बी पर फोर्स पता करते हैं, एफ ए बी मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी कंडक्टर, तो हम लिखेंगे आई एल बी साइन 91, इसलिए हमने पहले बात कर ली कि ए बी के लिए थीटा कितना है, 90 डिग्री है, ठीक बात, ओके। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एफ ए बी, एफ ऑन ए बी, F1 भी कह सकते हैं इसको, बताइए। चलिए एक रूल और बताता हूं आपको, एक साइंटिस्ट था फ्लेमिंग्स, राइट हैंड, राइट नहीं,
लेफ्ट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज लेकर भी आप पता कर सकते हैं। वैसे तो क्या होता है, एल वेक्टर फर्स्ट वेक्टर है, बी वेक्टर सेकंड वेक्टर है। एल वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स बेंड करो, थंब बता देता है किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स बेंड करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन हमें थंब बता देता है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ है एल वेक्टर, ए से बी की तरफ एल वेक्टर है, और कैपिटल बी किस डायरेक्शन में है, राइट साइड में। सही लगा दिया मैंने। तो ब्लैक वाला मार्कर बता रहा है एल वेक्टर की डायरेक्शन और ग्रीन वाला मार्कर बता रहा है कैपिटल बी की डायरेक्शन। तो एल वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स बैंड करके तो देखो थंब कहाँ आ रहा है ना। तो मैं इधर आता हूँ इस तरह से, एल वेक्टर यहाँ था, बी वेक्टर यहाँ था, तो इस तरह से फिंगर्स जब बैंड करोगे तो थंब आपकी तरफ आ रहा है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो यहाँ पर फोर्स की, कौन से फोर्स की डायरेक्शन, एफ ए बी की, एफ ए बी का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। बिल्कुल ठीक बात, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक है, चलिए एफ सी डी पता कर लेते हैं साथ में। एफ सी डी, सी डी कितना होगा, एफ सी डी कितना होगा, सेम मैग्नीट्यूड में, बिल्कुल सेम। इसका डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, डॉट मतलब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा, चेक करके देख लो। वही फॉर्म, वही तरीका है। आप एल वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स बेंड करो, तो सी डी कंडक्टर की लेंथ एल है, तो एल वेक्टर ऊपर की तरफ और बी वेक्टर राइट साइड में है ही, तो एल वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स बेंड करो, फिंगर्स बेंड करो। थंब कहाँ जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ड, तो इनवर्ड मतलब क्रॉस। तो ये जो फोर्स है कौन सा, सी डी, एफ सी डी कहाँ है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलिए एफ बी सी, एफ बी सी तो होगा आई बी 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 बी, स्मॉल बी। लेंथ देखो, बी सी की लेंथ कितनी है, स्मॉल बी साइन थीटा। सही बात। डायरेक्शन बताइए, तो कोई आगे क्या, डरते हुए आप देख रहे हो, हाँ भाई इनवर्ड, इनवर्ड बोल रहे हैं कोई, घर से कोई इनवर्ड बोल रहे हैं, आप बताइए। हाँ इनवर्ड, इनवर्ड भाई साहब, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, ये चार भी तो होते हैं, और आप इनवर्ड आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड बोल रहे हैं आप घर से कोई। 1 मिनट सोचो आप लोग, है ना। अब तो पक्का हो गया, लेफ्ट। तो ऐसे नहीं करें, वो रजिस्टर अच्छा है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कुछ थे ना कॉर्नर, क्या थे, ए बी सी, बी सी, बी सी में करंट की डायरेक्शन इधर है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल बी वेक्टर। कैपिटल बी इसके बाजू में ही है, मार्कर से बताता हूं, तो किसी भी मार्कर को आप कैसे भी यूज ले सकते हैं। ग्रीन वाला मार्कर है स्मॉल बी वेक्टर, थोड़ा सा अंदर की तरफ, थोड़ा सा अंदर की तरफ, है ना। और ब्लैक वाला मार्कर है कैपिटल बी वेक्टर, राइट साइड में है।
इनके बीच में थीटा एंगल है। अब फिंगर्स को कहां से कहां बेंड करना है, स्मॉल बी वेक्टर से कैपिटल बी वेक्टर की तरफ। तो एक घर से ऑप्शन आया था ना, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, विच इज करेक्ट, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स एफ बी सी, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनवर्ड। अब आप बता देंगे लास्ट कौन सा, डीए कर दें, डी से ए की तरफ करंट, ठीक है ना, डीए कंडक्टर में, यही बचा है ना, एफ डी ए। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं, एरो बता रहे हैं परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, ठीक है। ओके, डी ए, एफ डी ए क्या होगा, आई स्मॉल बी कैपिटल बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, लिख सकते हो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है ना। मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं है। अब डायरेक्शन बतानी है इस ब्रैकेट में, रजिस्टर वापस उठा लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में है स्मॉल बी वेक्टर डी से ए की तरफ, सही बात, और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, राइट साइड में है एज यूजुअल। तो ग्रीन वाला मार्कर जो बीसी के लिए मैंने इधर किया था, इसको उल्टा कर दें, है ना, स्लाइटली आउटवर्ड, और कैपिटल बी तो राइट साइड में ही, तो स्मॉल बी वेक्टर से कैपिटल बी वेक्टर की तरफ, स्मॉल बी वेक्टर से कैपिटल बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स बेंड करो, परपेंडिकुलरली अप, है ना, बिल्कुल इस तरह से, सही है ना, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, सही बात है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, एफ डी ए। तो 4 फोर्सेस की बात हो गई। अब इन 4 फोर्सेस में से कौन एक ही लाइन पर है, दो ऐसे फोर्स हैं जो एक ही लाइन पर हैं, दो ऐसे फोर्स हैं जो एक ही लाइन पर कैसे हैं। हुआ, परपेंडिकुलरली अपवर्ड कैसे हुआ भाई, परपेंडिकुलरली अपवर्ड कैसे हुआ, तो इस रेक्टेंगुलर लूप की डी ए साइड में मैग्नेटिक फील्ड की इस रेक्टेंगुलर लूप की डी ए साइड में करंट की डायरेक्शन के अलोंग होगा स्मॉल बी वेक्टर। स्मॉल बी क्या है, लेंथ है इस कंडक्टर की, डी ए कंडक्टर की, स्मॉल बी वेक्टर इधर है, और कैपिटल बी वेक्टर किधर है, इधर है, कैपिटल बी वेक्टर। तो स्मॉल बी से कैपिटल बी की तरफ आप फिंगर्स बैंड करके तो देखो, राइट हैंड की फिंगर्स बैंड करके तो देखो, थंब क्या बताएगा, सही बात, हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छी बात है, पूछ लेते हैं तो कुछ और बच्चों का कल्याण हो जाता है, जो नहीं पूछते उनका भी। ओके, इक्वेशन नंबर 4 के बाद तो बात क्लियर है। आगे मैंने कहा दो फोर्स ऐसे हैं, ये दो फोर्स ऐसे हैं जो एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, तो ये 100% कैंसिल तो होते ही हैं, साथ में ये कोई टॉर्क भी नहीं लगाते, लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड कर रही है, टॉर्क भी नहीं होता है इनका, फोर्स तो कैंसिल हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, कैंसिल हो गए, ठीक है। अब दो और ऐसे फोर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना। इसका मतलब इस रेक्टेंगुलर लूप पर नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या है, 0, मतलब ये लूप कहीं नहीं जाएगा। कितनी अच्छी बात है, ये लूप कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 है, लूप कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस को और ध्यान से देखें तो पता लग रहा है कि इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शंस कॉन्साइड नहीं कर रही है, इनमें कर रही थी, लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड कर रही थी, इसलिए टॉर्क भी नहीं लग रहा था। बट ये दोनों फोर्स मिलकर इस लूप को घुमाने का काम करते हैं, टॉर्क लगाने का काम करते हैं। तो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पर्टिकुलर केस में दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो इन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं, लाइन ऑफ एक्शंस दिख रही है क्या, लाइन ऑफ एक्शंस दिख रही है एरो, ये क्या कॉन्साइड कर रहे हैं क्या, नहीं, डिफरेंट है, डिफरेंट लाइन से। अभी मैं इस रजिस्टर को यूज लेकर बताता हूँ। दिस इज आवर रेक्टेंगुलर लूप, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, कॉर्नर्स बता दिए एबीसीडी। तो इस ए बी कॉर्नर पर मैग्नेटिक फील्ड का एरो क्या है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, समझ लो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, पैरेलल लाइन समझ गए इधर आपकी तरफ, और ऑपोजिट साइड कौन सी साइड, सी डी, सी डी ऊपर की तरफ है ना, सी डी, तो इस सी डी साइड में
करंट की डायरेक्शन तो सी से डी की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स एफ सी डी की डायरेक्शन इनवर्ड है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन पैरेलल है, कॉन्साइड नहीं कर रही है ना। पैरेलल मतलब लाइन पैरेलल है, डायरेक्शन तो अपोजिट है, ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है। कुल मिला के इनके बीच में गैप है, लाइन कॉन्साइड नहीं कर रही है। तो वो जो पैरेलल डिफरेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कितना होगा, उसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले इस सिस्टम को ऊपर से देखने की, ये एक मैंने आई बनाने की कोशिश की है, इस सिस्टम को ऊपर से देखने की अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आपको क्या दिखेगा। एग्जैक्टली ऊपर से आप देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, आपको डीए साइड दिखेगी। एग्जैक्टली ऊपर से देख रहे हैं ना, तो आपको ये कॉर्नर ही तो दिखेगा डीए, है ना। एग्जैक्टली ऊपर से देख रहे हैं तो डीए कॉर्नर दिखेगा। ये लो, ये है डी और ये है ए। बिकॉज आप ऊपर से देख रहे हैं, बिकॉज आप ऊपर से देख रहे हैं, तो देखिए ऊपर से देख रहे हैं तो डी के नीचे पूरी की पूरी डी सी साइड है और ए के नीचे पूरी की पूरी ए बी साइड है। तो डी के नीचे पूरी की पूरी डी सी साइड है और ए के नीचे पूरी की पूरी ए बी साइड है। ऊपर से देख रहे हैं तो इस ऑब्जर्वर के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है ही सब जगह पूरे वॉल्यूम में, तो ऊपर वाला ऑब्जर्वर के लिए भी लेफ्ट टू राइट ही है, ठीक है। इस ए पॉइंट के नीचे क्या है, क्या बोला अभी मैंने, ए बी साइड। ए बी साइड पर फोर्स कितना है, जल्दी बोलो ना, एफ ए बी। एफ ए बी का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड मत बोलो, एफ ए बी का डायरेक्शन आपकी तरफ है ना, एफ ए बी का डायरेक्शन आपकी तरफ है। तो ऊपर वाले ऑब्जर्वर के लिए कैसा हो जाएगा वो देखो, है ना। ऊपर वाले ऑब्जर्वर के लिए एफ ए बी क्या होगा, सही बात है, हाँ। और जो डीसी साइड है, डीसी साइड पर फोर्स कौन सा है, नाम तो बता दो, एफ डी सी, सी डी लिख दूं, एफ सी डी, एफ सी डी, एफ सी डी। एफ सी डी की डायरेक्शन मैंने ऊपर पहुंचा दी इस डायग्राम में, एक्चुअल में किस ऑब्जर्वर के लिए, इस ऊपर वाले ऑब्जर्वर के लिए। ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट है, डी पॉइंट के नीचे डीसी कंडक्टर, इस पे फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है। तो उस ऊपर वाले ऑब्जर्वर के लिए जिसको क्या दिख रही है, बस एक एज दिख रही है, कौन सी एज, डी ए, डी ए एज दिख रही है। तो उस ऊपर वाले ऑब्जर्वर के लिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ ए बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ सी डी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ए से डी तक की लेंथ कितनी है, स्मॉल बी, और यहां पर मैं थीटा बना दूं तो गलत बात थोड़ी है, वही तो है, थीटा बताया था ना यहाँ पर, स्मॉल बी की डायरेक्शन कैपिटल बी की डायरेक्शन के बीच का एंगल। ओके, एक और बात, एक और बात, एक ए इक्वल टू बी इंटू एल होता है या एल इंटू बी होता है, क्या है ये, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगुलर लूप का एरिया। एरिया वेक्टर भी तो कुछ होता है, तो अगर आपसे कहें एरिया वेक्टर, तो आप एरिया वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर। इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां ली जाती है गाइस, perpendicular to नॉर्मल टू इट, परपेंडिकुलर टू इट, है ना। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल टू इट। तो यहां पर ये है कैपिटल ए वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर, एरिया वेक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। लेट एरिया वेक्टर कैपिटल बी वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, समझ रहे हैं बात को, ये हमने जबरदस्ती लगा दिया अल्फा। तो ए अल्फा इज व्हाट, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो फ्रॉम फिगर थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू, वापस बोलो, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, दिख रहा है डायग्राम से, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, एरिया वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होता है, एरिया के, एरिया के, एरिया के परपेंडिकुलर होता है, इस पूरे एरिया के परपेंडिकुलर है। तो इस एरिया में जितनी भी साइड है उनके भी परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, तो एडी साइड के भी परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो इस ऊपर वाले ऑब्जर्वर के लिए व्यू कैसा होगा वो हमने यहाँ साइड में दिखा दिया। इस ऊपर वाले ऑब्जर्वर के लिए व्यू, फ्रंट वाले ऑब्जर्वर हम सब हैं, हमारे लिए ये व्यू है ही, बट ऊपर वाले ऑब्जर्वर के लिए क्या व्यू होगा वो भी दिखा दिया, काम आएगा। ओके,
अब मुझे बताइए व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स FAB एंड FCD? What is the perpendicular distance between force FAB and FCD? तो फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4 फोर्सेस में से ये 2 फोर्स हैं जो घुमाने का काम करेंगे, ये 2 नहीं करते हैं क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ही कोइंसाइड कर रही है। वापस बोलो, कोई कुछ कह रहा था। L एल बोल रहे नहीं है, एल तो नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बताइए। बी है, बी बोल रहे हैं, बी भी नहीं है, एल भी नहीं है, बी भी नहीं है। अब क्या करोगे? वापस बोलना सर। What is the perpendicular distance between the force line of action of force FAB FCD? ये है FCD की लाइन ऑफ एक्शन, ये है FAB की लाइन ऑफ एक्शन। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ M, तो AM हो गई ना गाइस? B cos थीटा। B cos थीटा। घर से सुनाई दी आवाज, किसी ने कहा B cos थीटा। बिल्कुल सही बात है ना? होगा या नहीं होगा? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ADM, AMD कुछ भी कहें, दिस इज द 90 डिग्री। तो इस AMD ट्राइंगल से आपको जो नोट्स में लिखा है आप वही बनाना है ना, अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं, जरूर बनाएं, जरूर बनाएं। तो AMD ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें AM B cos थीटा। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब भी आपको टॉर्क निकालना होता है तो टॉर्क क्या होता है? सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ भी कहें। तो अगर ऐसा कुछ आपको केस मिल जाए कि जिसमें दो फोर्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दो फोर्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तब टॉर्क फाइंड आउट करने का स्टैंडर्ड तरीका है, 11th क्लास में भी वही होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, ईदर मतलब किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों की सेम है ना, इसका लें या इसका लें, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शंस, AM। और AM के बारे में आप मुझे बता चुके हैं, आई थिंक सबको बात क्लियर होगी डायग्राम को देखकर। AM क्या होगा? B cos थीटा। बस टॉपिक की एंडिंग हो रही है। FAB के प्लेस पर ILB, सही चल रहा है, ILB। FAB के प्लेस पर तो हो गया, AM के प्लेस पर B cos थीटा, ठीक है। A क्या होगा? ओनली A, L इंटू B, L दिख रहा है, B दिख रहा है, तो L इंटू B के प्लेस पर A लिख सकते हैं, IAB cos थीटा। बात डाइजेस्ट हो रही ना? कैपिटल A किसके प्लेस पर है, दिख रहा है सबको, पता लग रहा है सबको? ओके, अब इस थीटा का कुछ करो भाई, थीटा अच्छा नहीं लग रहा है, अल्फा ज्यादा अच्छा लगता है हमको, क्या करें? AB, हाँ एक बार वापस बोलो, क्या करें? cos 90 माइनस 90 माइनस अल्फा। तो ऑलमोस्ट सब यही बोल रहे हैं यहाँ पे भी, घर पे भी, ठीक है ना, बिकॉज डायग्राम से क्या पता लग रहा है, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90, सो थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। cos 90 माइनस अल्फा, माइनस तो नहीं आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। IAB साइन अल्फा, ठीक है, ये है आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसमें कुछ एडिशन करूंगा मैं, तो सबसे पहले तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। हमने कितने टर्न्स लिए हैं? रेक्टेंगुलर लूप में सिंगल टर्न है, एक ही टर्न है, सिंगल टर्न है, तो ये रिजल्ट आपके सामने है, ऐसा ही आएगा सिंगल टर्न के लिए। बट हम जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाते हैं तो सिंगल टर्न नहीं लेते, बहुत सारे टर्न्स लेते हैं, कॉपर के वायर के बहुत सारे टर्न्स लेते हैं, आइडेंटिकल लूप्स होते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे मतलब 5, 10, 100, n बोल देते हैं इन जनरल। तो टॉर्क इक्वल टू हम NIAB साइन अल्फा लिखते हैं, कब? जब रेक्टेंगुलर लूप में बहुत सारे टर्न्स हो। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है
सर वीडियो पॉज हो गई। की वैल्यू ये ज्यादा काम का क्यों है? क्योंकि जनरलाइज है। इसमें अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ऊपर वाला रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, एक और बात, अगर आपने एक सिस्टम बना दिया, ऐसा कोई सिस्टम बना दिया, तो कौन कौन सी वैल्यूज चेंज नहीं होती? आई एन आई ए, अगर कांस्टेंट करंट है, लूप आपने अंदर फिट कर दिया है, तो ना तो लूप का एरिया चेंज होगा, ना नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होंगे, और स्टडी करंट फ्लो कर रहे हैं। स्टडी करंट के लिए ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये फिक्स्ड हो जाता है। इस फिक्स्ड क्वांटिटी को एक नया सिंबल प्रोवाइड कर रहे हैं, एम। हियर एम इज व्हाट? एम इज व्हाट? एन मैग्नेटिक आई ए, डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। करंट ये नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कैसे होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्या कह रहे हो? कांस्टेंट रहेगी सर। अगर करंट सेम रहेगा तो बी। अरे इस बी को तो आप है ना सेपरेट कर दो। ये जो कैपिटल बी है ना, ये कैपिटल बी होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ लूप हो या नहीं हो, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही। लूप तो बाद में लाया जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लूप से कोई मतलब नहीं है इस बी को। ओके यस, तो कैपिटल एम कैपिटल बी साइन अल्फा। अब एम क्या है? एनआईए। ध्यान रखना ये बहुत काम का है, काफी न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाते हैं। कैपिटल एम है एनआईए। किसी भी करंट कैरिंग लूप का एम होता है एनआईए। किसी भी करंट कैरिंग लूप का एम होता है एनआईए, और उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिस तरह से किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का पी होता है कुछ, इलेक्ट्रिक डाइपोल भूले तो नहीं? इलेक्ट्रिक डाइपोल का पी होता है कुछ Q इंटू डी। कुछ लोग इसको Q इंटू 2a लिखते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में है तो हमने भी लिखा था Q इंटू 2a। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ डायरेक्शन होती है, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसी तरह से इस कैपिटल एम की भी डायरेक्शन होती है। बताओ कहां होती है? अलोंग एरिया वेक्टर। आपको राइट साइड में वेक्टर दिख रहा है? दिख रहा है ना? एन स्केलर, आई स्केलर, ए वेक्टर है, एरिया वेक्टर। तो कैपिटल एम का डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर के अलोंग, एरिया वेक्टर के अलोंग। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर इस रिजल्ट को कोई वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो गाइस लिख सकता है। कैसे लिख सकता है? टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये प्रूव करने के लिए आ सकता है, जिस पर डबल स्टार लगा रहा हूं, एम क्रॉस बी मतलब एम बी साइन अल्फा। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है। तो जो डायरेक्शन ए का होता है वही डायरेक्शन एम का होता है। समझ गए? तो क्या काम का है? डायग्राम। दूसरा फोर साइड्स फोर फोर्सेस डायग्राम। उसके बाद फोर साइड्स फोर फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस। उनमें से आपने देखा था दो तो एक ही लाइन पर थे, कुछ भी मतलब नहीं है उनका, कैंसिल तो हो ही रहे हैं, टॉर्क भी नहीं लगाते हैं ये। ठीक है, बट रेस्ट टू पेयर्स, रेस्ट टू फोर्सेस applies torque. Reason, their line of action not coincides. अगर लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड नहीं कर रही है तो ये दोनों मिलकर लूप को घुमाते हैं और क्या अप्लाई करते हैं? टॉर्क। टॉर्क का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है इस स्पेशल केस के लिए। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो प्लस लाइन ऑफ एक्शंस कॉन्साइड नहीं कर रही हो तो टॉर्क क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शंस। तो एक्स्ट्रा डायग्राम का भी ध्यान रखना। टॉप ऑब्जर्वर के लिए एम यही दिखेगा, तो दो डायग्राम है इस टॉपिक में, सिंगल डायग्राम से तो काम होगा ही नहीं। एरिया वेक्टर वही देखना है, समझ गए ना? तो इसलिए टॉपिक
इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, 3D डायग्राम है एक तरह से। तो हो जाएगा काम, हो जाएगा ना। कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है। हाँ तो हर चीज चेंज होती है, करंट हर क्वेश्चन में कुछ अलग मिलेगा, कैपिटल भी अलग मिलेगा, एंगल कुछ अलग मिलेगा, है ना। तो ये हमारे लिए जो एन आई ए बी अल्फा है 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है टॉर्क, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, बताएंगे Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से भी यही कह रहे हैं, घर से भी यही कह रहे हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो आप पूछें, आगे हम बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक था क्या, टॉपिक की हेडिंग के साथ आपको पीछे सब कुछ याद रहना चाहिए। बहुत से बच्चे इतने समझदार होते हैं, टॉपिक पूरा कर लिया, कौन सा किया यही नहीं पता। तो कौन सा टॉपिक है, टॉर्क ऑन a current carrying rectangular loop in uniform magnetic field. Torque on a current carrying rectangular loop in uniform magnetic field, ये किया। जैसे आपको पता लगता है ना ये हमने कर लिया तो थोड़ी तसल्ली होती है अंदर, साइकोलॉजी है ये, है ना। चलिए आगे बढ़े, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात कर लेते हैं। बड़ा ही इजी टॉपिक है, इजी अभी है ये, क्योंकि अभी अभी आपने टॉपिक किया है। जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसके साथ कर लेते हैं तो इजी है, 5 दिन बाद करें तो वो भी थोड़ा सा वापस बताना पड़ता है ना। तो चलिए देखते हैं। तो क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो सबने देखा है, काफी बच्चों ने यहाँ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, दोनों साइड डिफ्लेक्शन देता है। हाँ भाई क्या काम है गैल्वेनोमीटर का राज, व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर, कुछ भी काम नहीं है, फालतू की डिवाइस है। करंट का डायरेक्शन, यूज ऑफ, ये मेरे से पूछ रहे हैं, सर आपको तो पता ही है ना, फिर वापस क्यों पूछ रहे हो। मेरे को तो सब पता है, मैं तो फिर भी पूछता रहता हूँ, है ना। तो घर से कोई सही बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, किसी ब्रांच में भाई इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उस ब्रांच में करंट के होने या नहीं होने का पता लग जाता है। सीधा सीधा कहूँ तो इलेक्ट्रिक करंट को सेंस करता है, ये सेंस करता है, प्लस डायरेक्शन भी बता देता है, प्लस डायरेक्शन। क्या नहीं करता है, करंट को मेजर नहीं करता है। मेजर कौन करता है, एमीटर, एमीटर इन एम्पियर करंट को मेजर करता है। साइंस के स्टूडेंट हो आप, अब तो याद रखना। तो एम्पियर, एमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस मेजर करता है, वो भी ठीक ठाक तरीके से, थोड़ी सी एरर रखता है वो, पोटेंशियोमीटर आइडियली मेजर कर पाता है। तो शुरू करें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग बार, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, एन पोल, यहाँ पर ये सीधे सीधे नहीं होते हैं ना, हॉर्स शू शेप के होते हैं, हॉर्स शू शेप के, इस तरह से। तो एन पोल, एन पोल, और यहां पर एस पोल, एस पोल, एन पोल, एस पोल, हॉर्स शू शेप के ये मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। इन मैग्नेटिक पोल्स के बीच में यहां पर एक सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर होती है। दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन, आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल के आसपास, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, साउथ पोल में पहुंचती है। अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर नहीं हो तो वो कुछ अलग तरीके से होती है ना, कुछ अलग तरीके से होती है, इस तरह से पहुंचती है, फिर इस तरह से पहुंचती है। बट जैसे ही सेंटर पर सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया
तो सॉफ्ट आयरन कोर से होती भी जाएगी वो। देखिए नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है, एरो दिख रहा है आउटवर्ड, और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड होती है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड होती है। नॉर्थ पोल से आउटवर्ड, साउथ पोल में इनवर्ड। तो सॉफ्ट आयरन कोर एक तरह से जंक्शन का काम करता है, वाया सॉफ्ट आयरन कोर होती भी जाएगी। तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इसको कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे जनरेट करते हैं? दो तरीके से, दो तरीके नहीं कहेंगे, दो ऐसे वर्क करके हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। दो कैसे वर्क? एक तो हमने मैग्नेटिक पोल्स कैसे लिए, हॉर्स शू शेप के, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव शेप के भी बोल सकते हैं, ठीक है, कॉनकेव ही है ना ये इधर से, तो हॉर्स शू शेप और कॉनकेव शेप इसको बोल सकते हैं। प्लस सेंटर पर क्या रख दिया, वो जो गैप है ना इन दोनों पोल्स के बीच का गैप, उस गैप के सेंटर में क्या रख दिया, सॉफ्ट आयरन कोर। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना इंपॉर्टेंट था। इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में एक मल्टी टर्न कॉइल सस्पेंड की जाती है, ठीक है। तो मैं इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को अभी हटा रहा हूं, ठीक है, बाद में वापस दिखाएंगे आपको। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में किसको पहुंचा देते हैं, तो देखिए एक मल्टी टर्न कॉइल होती है, लेट दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके चारों तरफ एक मल्टी टर्न कॉइल होती है। चलिए कुछ और टर्न दिखा देते हैं। एक मल्टी टर्न कॉइल होती है, यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है, दिस इज अ टर्मिनल T2, दिस इज अ टर्मिनल T1। टर्मिनल समझ रहे हैं ना, आपको टर्मिनल नहीं दिखते हैं, T1 T2 टर्मिनल, जहां से वायर को आप कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के, तो T1 टर्मिनल होता है, T2 टर्मिनल होता है, जहां पर सर्किट में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं T1 T2 से। ये कॉइल है, इसको बोलते हैं मल्टी टर्न कॉइल, ठीक है, कॉपर के वायर की होती है। दिस इज अ स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है, ओके। यहां पर इस कॉइल से एक पॉइंटर अटैच्ड होता है, पॉइंटर, इस कॉइल से एक पॉइंटर अटैच्ड होता है, और वो पॉइंटर एक सर्कुलर स्केल पर रोटेट होने के लिए फ्री होता है। बीचों बीच होता है जीरो, बिल्कुल मिड में जीरो होता है। लेफ्ट में भी मार्किंग होती है 1 2 3, राइट साइड में भी मार्किंग होती है 1 2 3, इस तरह से। तो एक सर्कुलर स्केल पर ये पॉइंटर घूम सकता है, घूमता है ना, तो मैंने थोड़ा सा इधर दिखाया, बीच में भी दिखा सकता। ओके, डायग्राम कंप्लीट, डायग्राम कंप्लीट है ना। अब ये काम कैसे करता है उसकी हम बात करते हैं। अभी अभी हमने एक टॉपिक किया था, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को सस्पेंड कर दिया, ये कॉइल होती है यहाँ से यहाँ तक। इस कॉइल में लेट n टर्न्स हैं, इस कॉइल के हर लूप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है, मैग्नेटिक फील्ड B है। बिकॉज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, because of radial magnetic field, A vector is always perpendicular to B vector। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। because of radial magnetic field, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, because of radial magnetic field, कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर दोनों ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं, कॉइल घूमे या नहीं घूमे ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। तो वो जो फॉर्मूला है ना टॉर्क वाला, N I A B साइन अल्फा, उसमें ये अल्फा क्या होगा 90 डिग्री, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल ऑलवेज क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो साइन 91। तो ये हो गया एन आई ए बी, एन आई ए बी। तो ये है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये वो टॉर्क है जिसके आने पर कॉइल में डिफ्लेक्शन आएगा, कॉइल घूमेगी, घूमेगी ना, टॉर्क लगेगा तो घूमेगी, टॉर्क ही तो लोग ऑब्जेक्ट्स को घुमाता है। तो जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो होता है आई, विदाउट करंट डिफ्लेक्शन आएगा क्या? अगर करंट जीरो हो तो टॉर्क कितना होगा, जल्दी बोलो, जीरो होगा। करंट के जीरो होने पर टॉर्क जीरो होगा, कॉइल में कॉइल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। स्प्रिंग इस कॉइल को कहाँ रखती है, इस तरह से रखती है कि पॉइंटर कहाँ आ जाता है, जीरो के कॉन्साइड कर जाता है। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करते हैं टॉर्क नॉन जीरो हो जाता है, टॉर्क कॉइल को घुमाता है। अगर करंट की डायरेक्शन इधर है तो लेट इधर डिफ्लेक्शन आ रहा है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दें, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। तो NIAB ये टॉर्क लगता है।
करंट की वैल्यू ज्यादा होने पर टॉर्क ज्यादा होगा, करंट की वैल्यू कम होने पर टॉर्क कम होगा। टॉर्क वन एंड ओनली करंट पर डिपेंड कर रहा है। कितनी अच्छी डिवाइस है। तो अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो टॉर्क एंगल पर भी डिपेंड करता, बट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एंगल को, इन दोनों के बीच में एंगल को हमेशा 90 डिग्री बनाए रखता है। तो अब करंट ही वो क्वांटिटी है जिस पर टॉर्क डिपेंड करेगा। करंट ज्यादा होने पर टॉर्क ज्यादा, डिफ्लेक्शन ज्यादा। और ये पॉइंटर जो है ना, पॉइंटर, इस पॉइंटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं, सीधा कॉइल से। कॉइल घूमती है, पॉइंटर घूमता है, पॉइंटर कॉइल के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये होता है कौन सा टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो डिफ्लेक्शन जनरेट करता है। एक होता है रीस्टोरिंग टॉर्क। अब ये रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है गाइस, हमारे यहाँ पर कुछ है नहीं तो बताता अभी मैं। बैग पड़ा है, बैग को लटका देते हैं ना। कुछ है क्या सस्पेंड करने वाली चीज, इसे करें। जैसे कमाल कर रहे हो आप। स्प्रिंग को हाँ ये दो एक्सपैंड हो गया करने के काम। बाद अगर छोड़ते हैं तो रिस्टोर हो जाते हैं। नहीं हमें कुछ मिल गया है और ऐसा ही कुछ चाहिए था। अब इसमें तामझाम ही बहुत है। हाँ भाई, तो ये रबर का एक वायर है, बाहर तो रबर है, अंदर मेटल भी होगी, है ना। तो यहाँ पर चलिए ये ठीक है, ये ठीक है। अब बाकी सब कुछ तो एक सिस्टम है, छोटा सा एक पॉइंटर दिख रहा होगा आपको, ये ठीक है, ये रुका हुआ है, इसको मैं घुमाता हूं तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मैं इसको घुमाता हूं, इसकी कंडीशन आपको दिख रही है, मैं इसको घुमा रहा हूं, सिस्टम घूम रहा है। जैसे मैं छोड़ूंगा ये कुछ वापस अपनी कंडीशन में आने की कोशिश करता है, और घुमाते हैं, घुमाया छोड़ा वापस अपनी कंडीशन में आता है, घुमाया छोड़ा वापस अपनी कंडीशन में आता है। तो एक्चुअल में जो भी केबल है, वायर है, जिस डायरेक्शन में आप घुमाते हैं, तो वो जो सस्पेंडेड वायर उसमें क्या जनरेट होता है, ट्विस्ट। घुमाओगे तो देखो मैं ज्यादा घुमा देता हूँ, ट्विस्ट जनरेट हो रहा है, और जब छोड़ूंगा तो वापस एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये जो ट्विस्ट जनरेट होता है, उस ट्विस्ट से क्या अप्लाई होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कॉइल को घुमाता है, कॉइल जिस वायर से, कर देता हूं, कॉइल जिस वायर से सस्पेंडेड है उस वायर में क्या जनरेट होता है, ट्विस्ट। हाँ कोई कुछ कह रहा है, टाइम हो गया भाई, कुछ बताइए। यस सर। टाइम हो गया ना, कितना हुआ बता दो एक बार। फिक्स हुआ 3 है ना, बज तो गई। 1 मिनट में कहाँ दिक्कत है, 1 मिनट में कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो टॉर्क डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया है किसको, रीस्टोरिंग टॉर्क को, या वायर से थोड़ा बता रहा था, रीस्टोरिंग टॉर्क को। फाई क्या है, डिफ्लेक्शन इन रेडियन और इन डिग्री डिफ्लेक्शन। तो ये आपको दिख रहा है ना यहाँ से, डिफ्लेक्शन, ये फाई, जितना फाई ज्यादा होगा उतना रीस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा होगा। अब ये सी क्या है गाइस, तो सी क्या है सुन लो, रीस्टोरिंग टॉर्क फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन का अमाउंट क्या हो, 1 रेडियन, तो टॉर्क डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। दैट मीन्स सी इज व्हाट, रीस्टोरिंग टॉर्क फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो सी कांस्टेंट होता है किसका, इस सस्पेंडेड वायर का। ये वायर कौन सा होता है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर, मटेरियल इसका स्टैंडर्ड है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये सस्पेंडेड वायर किसका लिया जाता है, इन जनरल फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर होता है, जिसका रीस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेटेड है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, कांस्टेंट होता है सी, रीस्टोरिंग टॉर्क फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। और डिफ्लेक्शन ज्यादा कब होगा गाइस, जितना करंट ज्यादा होगा उतना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा, और उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। डिफ्लेक्शन ज्यादा होने से रीस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा होगा। और कुल मिलाकर ये रीस्टोरिंग टॉर्क क्या करता है, इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस करता है। इसकी डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और इसकी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगा।
बैलेंस करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को। कौन? रीस्टोरिंग टॉर्क। तो जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं किसी प्लेस पर, तो उस प्लेस पर आपका पॉइंटर, मतलब गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर रुका हुआ दिखता है आपको। एक्सपेरिमेंट करते हैं ना आप लोग, तो कहीं तो पॉइंटर रुकता है। रुक गया इसका मतलब ये कंडीशन है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगते हैं इस कंडीशन को आने में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, है ना। तो रीस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जहां पर बैलेंस करते हैं वहां पर पॉइंटर रुकता है, वहां पर पॉइंटर रुकता है। फॉर्मूला देखो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क डैश का फॉर्मूला क्या है? C phi। phi अपॉन I क्या होगा? करंट Phi upon I, सेंसिटिविटी, है ना। इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, phi अपॉन I, करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो यहां तक आपको डेरिवेशन करना है। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होती है, दोनों तरफ कैपिटल R से डिवाइड कर दो। कैपिटल R क्या होता है? गैल्वेनोमीटर की कॉइल का टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R होता है। अगर दोनों तरफ आप R से प्रोडक्ट कर दो तो क्या हो जाता है? 5/V C अपॉन RNAB। इसको कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट सेंसिटिविटी अगर R नहीं है तो, वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर R है तो। R क्या है? गैल्वेनोमीटर की कॉइल का टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट कैरिंग लूप क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क। इस टॉर्क को हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और जिस वायर से कॉइल सस्पेंडेड है उसमें ट्विस्ट जनरेट होता है, और क्या लगता है? रीस्टोरिंग टॉर्क। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में इन दोनों का इंपॉर्टेंस है ना। नोट्स आपके पास हैं, डायग्राम की प्रैक्टिस करना, देखना, ठीक है ना। सर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर